जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स हैं, उसमें पहला जो डेटा टाइप्स है वो क्या है, नंबर है। पहला नंबर के अंदर चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, किसी भी नंबर्स को वो एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स आपके पास अगर कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तो उस नंबर के लिए आपके लिए सोचना नहीं है, हमेशा डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, हमेशा डेटा टाइप नंबर होगा। नंबर 2 हमारे पास क्या है, यहाँ str कहते हैं, st डेटा टाइप जो है str है, आप इसी को क्या कहोगे, स्ट्रिंग। तीसरा डेटा टाइप क्या है, तीसरा जो डेटा टाइप है वो क्या कह सकते हो, बूलियन कह सकते हो। चौथा जो डेटा टाइप है वो क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। और पांचवा जो डेटा टाइप है वो क्या है हमारे पास, नल। पांचवा डेटा टाइप है हमारे पास क्या है, नल। और भी कुछ बताया था मैंने, हाँ। छठा जो डेटा टाइप है हमारे पास क्या है, एरे। सातवां जो डेटा टाइप हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ डेटा टाइप्स हमने बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको फोकस करना है, वो क्या है, स्टार ये लगा हुआ है, ये स्टार ये लगा हुआ है, और बुलियन भी। अनडिफाइंड एंड नल बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ डेटा टाइप्स है जिनको हमें फोकस करते हुए चलना है। अब मैंने कहा था जैसा कि डेटा टाइप्स का यूज क्या है वेरिएबल्स बनाने में, तो आपको हमेशा सीखना है। देखो जितने डेटा टाइप्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आप नंबर डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हो, नहीं बना सकते। मैं पूछूं कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं एक वेरिएबल बना करके दिखाओ जिसका डेटा टाइप क्या हो, नंबर हो, तो आप क्या कहोगे, आपको बनाने का तरीका क्या आप कहोगे, आप ऐसा लिखोगे, कहीं वैर लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम हमने कहा x इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया 5। जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल्स का डेटा टाइप उसकी वैल्यू से डिफाइन होता है, किसी और से नहीं डिफाइन होता। जो उसकी वैल्यू है, मींस कांस्टेंट जो आपने दिया है उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। इट मींस इसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, अब नंबर में 5 दो, 5.7 दो, डेसिमल दो, इन सभी के लिए हमारे पास डेटा टाइप क्या है, नंबर ही है। दूसरा आप चेक करो, हमने कहा वैर स्ट्रिंग बनाना है, तो हमने कहा वैर y इक्वल्स टू स्ट्रिंग बनाना, तो हमने कहा सिंगल कोट्स, और हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया हेलो, सिंगल कोट्स हेलो लिख दिया। तो जैसे ही मैंने सिंगल कोट्स में लिखा, तो सिंगल कोट्स में लिखते साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या फिर बैकटिक। मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैकटिक। ये 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, आप स्ट्रिंग बना सकते हो। तो ऑलमोस्ट जितने डेटा टाइप्स आप ये नाम ले, ये सब के सब देख करके पहचान में आते हैं, देख करके पहचान में आते हैं, और कंपाइलर उनको देख करके समझ जाता है इसका डेटा टाइप क्या है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप होगा str, और स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही बुलियन, अगर हमें एक डेटा टाइप मींस आगे चल करके हमें एक डेटा टाइप क्या बनाना है, बुलियन बनाना है, तो बुलियन अगर डेटा टाइप बनाना है तो बुलियन हमारे पास क्या होगा, ये जो बुलियन डेटा टाइप है इसके लिए हम कैसा बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं वैर z इक्वल्स टू, जो बुलियन डेटा टाइप है इसकी 2 ही वैल्यू होती है, एक होती है क्या, ट्रू, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। तो अगर मुझे बुलियन बनाना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ट्रू लिखना। अगर मुझे बुलियन बनाना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या, वैर z इक्वल्स टू ट्रू लिखा या फिर z इक्वल्स टू फॉल्स लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये बुलियन हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पे आपसे मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल बनाओ जिसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, बुलियन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक वेरिएबल बनाओ और उसको ट्रू और फॉल्स दे दो। क्या कोई और तरीका है बुलियन बनाने का, बस यही तरीका है, नॉर्मल यही तरीका है। बाकी टाइप कास्टिंग और अदर्स होंगे, ये हम यूज करेंगे। तो हमने 3 डेटा टाइप ले लिया, अभी डायरेक्ट एरे और ऑब्जेक्ट्स पे हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी हमने ले लिया। ये हमारे पास मेन डेटा टाइप है जिन पे हम काम करते हैं, ये हमारे पास मेन डेटा टाइप है जिन पे हम काम करते हैं। अब इस डेटा टाइप के हेल्प से क्या मैं कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन मार्क है। ध्यान समझो, इन डेटा टाइप्स का यूज होगा वेरिएबल्स बनाने में, और वेरिएबल्स के अंदर क्या काम होगा, डेटा को स्टोर करना काम होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास क्या डेटा है, क्या उन डेटा को मैं इन डेटा टाइप में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। रखने के लिए मेरे पास प्रिफर्ड डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप को आप यूज करना चाहते हैं वो कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। मैं डेटा निकालता हूँ, आपको आंसर बताना है। डेटा टाइप वाली लिस्ट आपने देख ली क्या क्या है। मैं कोई एक ये एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, लास्ट टाइम मैंने ओपन करी थी,
क्या कह रहे हैं? अच्छा, प्रोजेक्टर हेलमेट। ये फैन बंद करना पड़ेगा, बोला ना साथ वाला। कोई भी चलो ठीक है, मैंने एरिकॉन प्रोजेक्ट का ही डेटा उठा लिया। ठीक है, ये डेटा है, ये एक्चुअल में हमारा लाइव प्रोजेक्ट है, उसका डेटा मैंने उठा लिया। ये जब डेटा में हम टेबल आर्किटेक्चर बना रहे थे तो उस समय हमने ये बनाया हुआ था, तो ये मेरे पास डेटा है। शायद यहाँ से सारे वेरिएबल्स बताने आपके लिए डिफिकल्ट होगा, मैं कुछ और डेटा ले लेता हूँ, कोई एक्सेल शीट लेता हूँ। ये डेटा हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, DFCCIL के लिए प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मेडिकल के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा डेटा आता है। मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास मैक्सिमम क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? ये क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपसे इंटरव्यूअर क्या मैक्सिमम पूछ सकता है इस डेटा से रिलेटेड, ये आपको जानना है। जब आप समझ जाओगे कि मेरे पास मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो आप उसी के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। मैं कह रहा हूँ ये एक्सेल सीट पूरा का पूरा डेटा है। आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है? पूरे एक्सेल सीट को एक वेरिएबल में रख लो, यही तो क्वेश्चन होगा जाएगा। आपसे क्या कहा जाएगा? आपसे कहा जाए कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पूरे एक्सेल सीट को के डेटा को स्टोर करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो सकता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपने जावास्क्रिप्ट में इतना पढ़ लिया है जिससे आप पूरे एक्सेल सीट को एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। छोटा से छोटा डेटा क्या हो सकता है? यहाँ पर सबसे छोटा से छोटा डेटा क्या हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये क्या है? एक्सेल का एक सेल है। ठीक है, एक्सेल है जिसको आप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूज कर रहे हैं। तो आपसे छोटा क्वेश्चन क्या होगा कि किसी एक्सेल के एक सेल की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने चूज कर लिया, मैंने कहा ये सीरियल नंबर है, मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। आप सोच के बताओ, क्या आपको आपका दिमाग चल रहा है कि इस सेल के एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करोगे? आप बताइए। नंबर यूज करना दिमाग चल रहा है ना। इसका मतलब है क्या कि मुझे जो देखो दिमाग चलने वाला कुछ अलग टेक्निक नहीं है, आपको केवल रिलेट करना है कि जब प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने आता है ना तो आपको समझ में नहीं आता, वही रिलेट करना है कि मैं वेरिएबल से क्या कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को पता चल गया, यानी कि ये जो आप पढ़ रहे हो इसका फायदा तो है ना। देखो ये हमने नंबर अभी भी बताया, आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये नंबर कब होगा, जब भी हमारे पास नंबर जैसी कुछ चीज दिखेंगे तो उसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेंगे, नंबर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। मैं देख लूं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सभी आंसर्स देंगे। ठीक है, आंसर्स देंगे आप सभी कि मैंने कहा नंबर्स रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आ गया मैं कह रहा हूं क्या कि ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका आंसर आपको देना है। स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है, उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर मैं रख सकता हूं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैं रख सकता हूं, ये आप सभी को समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग के अंदर रख सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रख के भी दिखाऊं तो मुझे अगर रखना होगा तो मैं बड़े आराम से क्या कर सकता हूं, यहां पर आया मैं और मैंने कहा क्या where a equals to 1 और हमने कहा where b equals to सिंगल कोट्स लिया और इसमें नाम क्या था? निशु कुमार। रख लिया मैंने, ऐसे रख लिया। ठीक है, तो ये दोनों मुझे रखने आ गया। आप ये बताओ कि इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं क्या रोल नंबर स्टोर करने का, ये किस में रखोगे? नंबर में रखोगे, लग रहा है नंबर में रखोगे, लेकिन ऐसी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, 1 2 3 वाला नंबर हमें समझ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर है, इसको इंटीजर में रखना है नहीं रखना है, ये आपको देखने की बात है। कई बार रोल नंबर स्ट्रिंग भी आ जाते हैं, तो जब बहुत बड़े नंबर्स हैं और उनको कैलकुलेशंस में यूज नहीं करना है, मींस 2 रोल नंबर को ना प्लस करना है माइनस करना है ना इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें नंबर में ना रख करके हम किस में रख सकते हैं? उसको स्ट्रिंग में रख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर नॉर्मल प्रैक्टिस में स्ट्रिंग में ही रखने चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है
ये एग्जीक्यूटिव जो दिख रहा है ये भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे, ये जो दिख रहा है ये हम किस में रख सकते हैं, एक और डेटा टाइप आएगा हमारे पास जो है, इसमें डेटा टाइप का नाम से तो नहीं पहचाना जाता, वो अलग ही पहचाना जाता है। तो एक और डेटा टाइप आएगा हमारे पास 7 के बाद 8वें नंबर पे आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डेट। तो अगर आपको डेट जैसा कुछ स्टोर करना है, डेट जैसा कुछ स्टोर, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ डीवी डेट दिखाई दे रहा है, तो ये स्टोर करना है तो हम क्या चूज कर सकते हैं, हम डेट डेटा टाइप चूज कर सकते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि इसके जितने सेल्स हैं, क्या कोई एक ऐसा सेल दिखाई दे रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन को आप नहीं स्टोर कर सकते हो? कोई ऐसा इस एक्सेल के अंदर एक सिंगल सेल कोई भी ऐसा दिख रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन को आप नहीं स्टोर कर सकते हो? लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है? इसका मतलब क्या है कि इस सेल के सभी इंफॉर्मेशंस को आप स्टोर कर सकते हो। तो समझने की कोशिश करना, देखो समझने की कोशिश करना कि मैं जब डेटा टाइप पढ़ा रहा हूं तो डेटा टाइप्स को फिर से थोड़ा कैटेगरी, यहां ये लिख दिया मैंने, अब यहां कैटेगराइज कर रहा हूं। मैंने कहा देखो दोबारा एक कॉन्सेप्ट डेटा टाइप मैंने बताया, और डेटा टाइप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्या है, सिंगल वैल्यूड डेटा टाइप, और नंबर 2 क्या हमारे पास, वैल्यू डेटा टाइप। अब ये चीज ऐसे बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप बुक से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ से बता रहे हैं आपको। सिंगल वैल्यूड में क्या है कि जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जो एक सिंगल सेल के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया आपका नंबर, हमारे पास क्या हो गया स्ट्रिंग, हमारे पास क्या हो गया बूलियन। ठीक है, ये जो 3 है हमारे पास हो गए, ये बुलियन हो गए, और फिर हम इसमें डेट भी दे सकते हैं। ये डेटा टाइप ऐसे हैं जो कभी भी किसी टाइम पे केवल और केवल एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकती है। ये सिंगल वैल्यू स्टोर करने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्सेल सीट के डेटा की बात करूं तो ये किसी टाइम पे एक सिंगल सेल को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप गौर करोगे तो जो 4 डेटा टाइप मैंने दिखाए हैं उस डेटा टाइप से सारा का सारा कवर हो जाएगा। 4 नहीं, केवल 2 ही डेटा टाइप अगर मैं बात करता हूं, किससे, नंबर की बात करूं, स्ट्रिंग की बात करूं, उसी से सारा कवर हो पाएगा। 2 भी नहीं, मैं एक डेटा टाइप की बात करूं जिससे सारा डेटा कवर हो सकता है, वो क्या है, स्ट्रिंग। समझ में आ रही बात? तो केवल एक सिंगल डेटा टाइप से मैं एक एक सेल की इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा डेटा क्या हो सकता है समझने की कोशिश करना। अब मैं आपसे कहता हूं क्या कि मुझे क्या करना है, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई दे रहा है या फिर ये जो नेम दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं कि सारे नेम स्टोर कर लें। अब देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये रियल टाइम प्रॉब्लम है। आप फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, कहा गया एक वेरिएबल में 100 प्रोडक्ट को स्टोर करना है, तो क्या 100 प्रोडक्ट नंबर में रखोगे, क्या 100 प्रोडक्ट स्ट्रिंग में रखोगे? नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो एरे इसी दिन के लिए बनाया गया था, समझने की कोशिश करो। जो एरे डेटा टाइप है वो इसी दिन के लिए बनाया गया था, तो अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करने टाइम लगेगा, वो आगे एक्सप्लेन। लेकिन थोड़ा दिमाग चले आपको, आपका थोड़ा दिमाग चले कि हमें कब किस डेटा टाइप को यूज करना है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करना, और डेटा रखने के बाद वो समझ में भी आना चाहिए, हाँ वो डेटा एक्चुअल में है या नहीं है। जैसे आपको नहीं भी पता, मान लो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं पता है कि एरे कैसे यूज करते हैं, फिर भी मैं एक वेरिएबल बना देता हूं अपने समझने के लिए, केवल आपको दिखाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूं। ये बताओ कि ये जो वेरिएबल हमने अभी भी बनाया ए बी बनाया, ये ए बी बना करके मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। मैंने कहा वैर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने कहा वैर नेम इक्वल्स टू निशु कुमार। अब देखो इस वेरिएबल से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या, मैंने कहा क्या, ये जो है ये पूरे कैंडिडेट्स का मुझे नेम स्टोर करना है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। कैसे बनाया वो बात की बात है। मैंने कहा वैर और वेरिएबल का नाम रखा नेम्स इक्वल्स टू एक ऐसा एरे बनाया। जनरल सिंटेक्स हम एरे का आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, बस लिख करके, मेरे ख्याल से लिख करके थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा, नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर सकते हो। बस मैं दिखा रहा हूं, हमने पहला नाम इसमें लिखा निशु कुमार, कॉमा लगाया। दूसरा नाम कुछ होगा, मैंने लिख दिया अनिल सिंह। तीसरा नाम भी कुछ होगा, मैंने कहा सुनील। मैंने 3 नाम ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है, नेम्स।
अब देखो समझ में आ रहा है क्या, रोल नंबर एक सिंगल रोल नंबर की बात कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप है, नेम एक सिंगल नेम की बात कर रहे हैं, नेम्स क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल नेम्स की बात करें। अब मैं नेम्स का मैंने एक एरे बनाया तो क्या लग रहा है, नेम्स एरे में क्या रखा हुआ है, मल्टीपल क्या रखे हुए हैं, नेम रखे हुए, मल्टीपल नेम की वैल्यू रखी हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं, मल्टीपल नेम्स रखे हुए हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि एरे जो है, एरे के अंदर एक ही जैसा कुछ डेटा रखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने कहा एक ही जैसा डेटा का क्या मतलब होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में आप एक्सेल शीट देखोगे तो उसके कॉलम के अंदर एक ही जैसा डेटा होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस में किसी एक्सेल शीट को आप देखोगे तो पूरे कॉलम में एक ही जैसा डेटा चलेगा। जैसे आप कॉलेज में, अपने कॉलेज में देखो क्या होगा, मार्क्स के लिए कोई शीट बनेगी तो क्या होगा, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फिर उसके मार्क्स होंगे। तो कॉलम वाइज देखोगे, जिस कॉलम में नेम है, जिस कॉलम में रोल नंबर है रोल नंबर, जिस कॉलम में मार्क्स है, तो एक कॉलम करीब करीब एक जैसा होता है। मीन्स 99% केसेस में ऐसे ही काम होता है। कभी कोई एक्सेल शीट में आपसे कोई एक्सेल शीट में डेटा मांगता है तो आप बिखेर के डेटा देते हो क्या, कि पहले में नेम है, अगले में फिर नेम आ रहा है, फिर बीच में कहीं रोल नंबर आ रहा है, ऐसा डेटा दोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा क्या, नहीं सुनना है। तो आपको डेटा को सही ढंग से पकड़ना है जिससे उस डेटा को यूजफुल पैटर्न में आप बना सको और दिखा सको। तो हमने कहा ये है। तो अगर आप किसी भी, आपसे पूछा जाए कि भाई एरे का क्या यूज है नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो कहोगे कि नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे हमारे पास कोई टेबल है या फिर एक्सेल का एक्सेल शीट है, तो उसके किसी भी कॉलम को मैं किस में स्टोर कर सकता हूं, एरे में स्टोर कर सकता हूं। एरे इसीलिए नहीं, आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, आप देख सकते हो एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट ही होंगे एक टाइप। हमने बात किया बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सारे प्रोडक्ट्स को एक एरे में रख सकते हैं। अब प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया कि हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं, तो हम मोबाइल फोन्स को कहां रख सकते हैं, एक एरे में रख सकते हैं। हमने मोबाइल फोन में भी क्या किया कि हमारे पास बहुत सारे सैमसंग के फोन है, तो हमने क्या किया, सैमसंग के फोन को एक तरफ रखा हमने। तो ये रखने का तरीका है, ये रखने का तरीका है। तो जब हम एरे पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर सिमिलर टाइप का डेटा है तो उस डेटा को रखने के लिए, हम मल्टीपल डेटा है तो उसको रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस में एरे यूज करते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर मैं चेक कर लूं ऑनलाइन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं कोई एक सिंगल पॉइंट ना समझ में, आपको पूछना है, क्वेश्चन हैंड रेज करना, समझने की कोशिश करना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी बातें आपको क्लियर कर दूं जिससे आपको डाउट ना हो। तो हमने देखा एक सिंगल वैल्यू स्टोर करा लिए। सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए ज्यादा नहीं ढूंढना है, 4 ही कैटेगरी बताई ना, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन और क्या बताया, डेट। 4 कैटेगरी में सभी के सभी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूरे सेल को लेना है तो कौन सा डेटा यूज होने के चांसेस है, एरे, ठीक है। अब बताओ जरा, ये हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन क्या होगा कि मैंने ये कॉलम्स लिया ना, मैं ये क्या लेता हूं, ये ले लेता हूं। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, पूरे कॉलम को स्टोर किया, एक रो को स्टोर करके बताओ कैसे रखोगे, हो तो जाएगा, कैसे रखोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, एरे में नहीं रख सकते हो। हम रख तो सकते हैं, एरे में रख लेते हैं। मान लो मैंने ये ऐसा उठाया, देखो ना, कोशिश करते हैं, मैंने ऐसा उठाया, देखो यहां तक है ना, ये मैंने ऐसा उठाया, और जरा ध्यान देना, कंट्रोल सी कॉपी किया, देखता हूं अगर यहाँ पेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने एक क्या किया, मैंने एक where डेटा इक्वल्स टू एक एरे बनाया, और मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ये एरे ऐसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एरे ऐसे बंद कर दिया। आप रख सकते हो, लेकिन रखने के बाद किसी को दे दो, क्या वो बता पाएगा कि ये क्या है, क्या वो बता पाएगा ये क्या है, क्या वो बता पाएगा ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे डेटा, जिस डेटा को आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, उस डेटा का कोई फायदा तो है नहीं। समझ में आ रही बात, ऐसे डेटा जिस डेटा को आप एक्सप्लेन ना कर पाओ उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि इस टाइप के डेटा को आप एरे में तो रख सकते हो, लेकिन इनका बिहेवियर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। तो इन डेटा को एरे में रखोगे तो उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, कभी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको स्टोर करने के लिए कोई एक स्पेशल डेटा टाइप यूज होगा,
जिस डेटा टाइप को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस डेटा टाइप को हम स्टोर कर पाएंगे। अब देखो डेटा हमेशा पहले, अभी तक डेटा किस पे काम करता था, वैल्यू पे काम करता था। हमने कहा रोल नंबर एक वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, हमने कहा नेम एक वैल्यू है मैंने स्टोर कर दिया, मैंने कहा रोल नंबर से एक वैल्यूज है, बहुत सारे वैल्यूज है, रोल नंबर ही तो है, सारे सारा मैंने स्टोर कर दिया। तो हम लोग जब डेटा रखते हैं तो हम वैल्यू को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का सबसे जो फेवरेट तरीका है डेटा स्टोर करने का, वो स्टोर करने का तरीका होता है दो फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना। की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना कि आपने कहा नेम, नेम क्या है तो मैंने कहा नील सिंह, रोल नंबर क्या है तो मैंने कहा 25, ठीक है। मैंने कहा एड्रेस, एड्रेस क्या है ग्रेटर नोएडा। तो हर चीज में की लगा हुआ है। और आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखो ना, इंटरव्यू देने जाओगे, आप बैठे हो, सामने वाला क्या करता है, क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, की पूछता है आपसे, आपसे की पूछता है, व्हाट्स योर नेम। बगैर की पूछे आपसे बोले कि चलो आंसर बताना शुरू करो, बता दोगे? अगर वो पूछता है कि बताओ, तो आपके पास डेटा ही नहीं होगा बताने के लिए। तो एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो किस फॉर्मेट में यूज होता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। भाई आपसे कहा जाए, मैं कहता हूं क्या कि कोई पर्सन है, क्या नाम है अभी आपका, हाँ दीपक नाम है, मैं कहता हूं दीपक को एक्सप्लेन करो, इन पर्सन को एक्सप्लेन करो, तो क्या करना पड़ेगा, इनकी की बतानी पड़ेगी ना, कि भाई क्या है, इनकी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच 8 इंच जो भी है, ऐसे आप बताओगे हाइट है, ठीक है। आप बताओगे वेट कितना है, तो आप की दोगे तभी तो बताओगे, नहीं तो आप नॉर्मल बोलना स्टार्ट कर दो इनके बारे में बगैर की के, तो कुछ पता चल पाएगा। तो देखो एक्चुअल डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होता है। तो हमें जो ये डेटा है, इस डेटा को रखने के लिए मैं भी बता नहीं रहा हूं, हम कैसे रखते हैं, हम ऐसे रख सकते हैं। हमने कहा वेर डेटा, ये याद करने की जरूरत है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहां जो रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेर डेटा करली ब्रेसेस। हमने कहा पहला क्या है, पहला हमारा है सीरियल नंबर, हमने कॉलन लगाया और यहां पर लिखा 1, कॉमा लगाया, की वैल्यू पेयर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बस मैं भी लिख देता हूं यहां पर क्या है, ADVT नंबर, कॉलन लगाया और क्या है 01/DR/222023, ऐसे करके हमने रखा। अगर ये रखा तो देखो ये डेटा 1 है, ये डेटा किससे रिलेटेड है, सीरियल नंबर से। ये डेटा, ये ऐसा कुछ डेटा है किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड का कोई भी डेटा हो, आप काउंट करके केवल और केवल जो एक रोल नंबर, एक नंबर याद रखो, एक स्ट्रिंग याद रखो, एक एरे याद रखो और एक ऑब्जेक्ट याद रखो। अगर आपको 4 डेटा टाइप क्लियर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जितना डेटा हम स्टोर करा, कोई भी डेटा, और मुझे लगता है कि नंबर स्ट्रिंग तो सबको क्लियर हो जाता है, और ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है, एरे में और ऑब्जेक्ट के अंदर कंफ्यूजन होता है। अगर आपने एरे और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया है, तो इंडस्ट्री के डेटा को स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये डेटा हो गया, मैं स्टोरेज पूछूंगा कहाँ किसको कैसे रखोगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए अगर आपसे पूछना स्टार्ट करूं, मैं क्या करता हूं, मैंने फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया और आपसे मैं इंटरेस्टेड हूं डेटा टाइप पूछने में। आप ये बताओ, जो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, अगर आपको स्टोर करना है तो डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। समझ में आ रहा है? ये जो कैटेगरी दिख रही है, ये सारी कैटेगरी स्टोर करनी है, डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, सॉरी एरे होगा। स्ट्रिंग कैसे होगा भाई, सारी कैटेगरी है ना, ग्रोसरी, मोबाइल नंबर, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर, अप्लायंसेस, तो क्या होगा, एरे लोगे और उसके अंदर एक एक स्ट्रिंग स्टोर करोगे। तो आपको समझ, हाँ अलग-अलग कहाँ अलग-अलग है, जैसे ग्रोसरी का आइटम हमने एरे लिया तो एरे के अंदर ग्रोसरी रखा, फिर मोबाइल नंबर, आपसे पूछा जाएगा कितनी कैटेगरी है, सारे प्रिंट करो, तो क्या होगा, ग्रोसरी, मोबाइल नंबर, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर्स, अप्लायंसेस, ट्रैवल, ब्यूटी, टॉयज एंड मोर, टू व्हीलर्स। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसके अंदर और जाएंगे तो अलग टाइप की चीज आएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं स्पीकर उठा लेता हूँ,
और इसमें मैंने क्या किया, ये JBL का स्पीकर उठा दिया। अब आपको चूज करना है भाई, अल्टीमेटली जाके फ्लिपकार्ट जैसी चीजें बनानी है तो आपको चूज करना है। मैं कहता हूं क्या कि ये ऊपर जो ये टाइटल दिया हुआ है, इस टाइटल को दिखाने के लिए, स्टोर करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल बनाओगे? स्ट्रिंग बनाओगे। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग बनाओगे, ठीक है। अगर ये नंबर दिया हुआ है, सॉरी ये प्राइस दिया है तो ये बनाओगे, ठीक है। ये बैंक ऑफर और ये पता नहीं एड्रेस क्या है। अब देखो जरा ध्यान समझना, मैं कहूं कि पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, पूरे एक सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने, तो कैसे स्टोर करोगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल क्या है, ये दिया आपने, प्राइस क्या है, ये दिया आपने, ठीक है। उसके कुछ और फीचर्स है, फीचर्स को अलग अलग दिया। तो अगर आप देखने की कोशिश करो किसी भी पेज पे, आगे से आप देखने की भी कोशिश करोगे, तो किसी पेज को अगर आप देखते हो तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि भाई इसके अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं वो कौन से डेटा टाइप यूज होंगे। आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। तो सोचना है, आंख बंद करके आपको एरे यूज नहीं करना, आंख बंद करके आपको ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, और आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेटा टाइप बताया। अब इसके आगे एक फाइनल क्वेश्चन था। हमने एक सेल पढ़ना बता दिया, एक कॉलम पढ़ना बता दिया, एक रो पढ़ना बता दिया। अब पूरा का पूरा जो है एक्सेल शीट पढ़ना है। कैसे मेंटेन कर सकते हो? पूरा का पूरा एक्सेल शीट कैसे मेंटेन कर सकते हैं आपको बताना है। कैसे स्टोर करेंगे? देखो एक पूरा का पूरा रो किसके अंदर आ रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, और हमें मल्टीपल रो स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे और उस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक एरे लेंगे और एक एरे के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो हमारे पास ये जो सिस्टम आएगा, ये सिस्टम आ जाएगा, पूरा का पूरा जो है डेटा जो है स्टोर हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, हमें इसी ढंग से काम करना है। तो जो डेटा टाइप्स हमने दिखा है, इस डेटा टाइप का ब्रॉड सेंस में ऐसे यूज है। तो आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। अभी फिर क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मुझे इमेज स्टोर करना है, तो मैं इमेज स्टोर कर सकता हूँ। मैं पूछूं आपसे कि अगर इमेज स्टोर करना है कैसे स्टोर करो? मैं पूछूं आपसे मीडिया फाइल स्टोर करनी है, तो सारा डेटा ही होता है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किसी इमेज को कैसे स्टोर कर सकता हूँ वेरिएबल्स के अंदर, मैं किसी इमेज फाइल को कैसे स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी इमेज मीडिया फाइल के अलावा मूवी वीडियोस को कैसे स्टोर करूँ, ऑडियो को कैसे स्टोर करूँ। तो सभी के सिस्टम बनाए गए हैं, और इन्हीं डेटा टाइप्स को, जो डेटा टाइप्स आपने पढ़ा ना, इन्हीं सब के अंदर हमें रखना है, इन्हीं सब के अंदर रखना है, और हम इन सब के अंदर रख करके काम कर सकते हैं, बड़े आराम से काम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने कुछ डेटा टाइप्स आपको बता दिए। कुछ डेटा टाइप्स बताने के साथ उन डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाने भी सिखा दिए हैं। अब हम दोबारा से हम आते हैं और वेरिएबल्स पे काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, 2 नंबर को सम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। कैलकुलेटर का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, 2 नंबर को सम करना है। हमारे पास स्क्रीन क्या हो सकती है, कैसे स्क्रीन हो सकती है, मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। एक तरीका क्या है 2 नंबर को सम बनाने का, एक तरीका क्या है, कि जो एक्चुअल तरीका है कैलकुलेटर बनाने का, कि हमारे पास जो अभी 1-2 दिन के अंदर आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो कैसे काम करेगा, तो वो मैं बताऊं क्या, कि आपको एक वेब पेज बनाना है, ठीक है। ऊपर टाइटल में यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेटर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने बस छोटा सा ये नंबर 1 बना दिया, और ये दिया, ये नंबर 2 दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया आपने, रिजल्ट दे दिया, और यहाँ पर आपने क्या दे दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 बटन दिए। सिंपल कैलकुलेटर हो गया कि ये आपको बनाना है पहले। तो ये बिल्कुल यूजफुल दिख रहा है कि ये हमारा एक्चुअल टास्क है, जिसमें ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा वेब पेज बनेगा। तो कैसे वेब पेज बनना है, इसमें HTML कहाँ यूज होगा, CSS JS कहाँ यूज होगा, डेटा कैसे पढ़ेंगे। एक तरीका ये है हमारे पास ये काम करने का, एक तरीका ये है। तो हमें इसमें क्या सीखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डिजाइन करें, इसका डेटा कैसे पढ़े, ये सारा का सारा हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा तरीका हम क्या कहते हैं, दूसरा तरीका कहते हैं हम कुछ भी नहीं, अभी हम JS को यूज कर रहे हैं। हमने कहा क्या कि हमें जो है इस स्क्रीन के अंदर, ये कौन सी स्क्रीन है, कंसोल, इस स्क्रीन के अंदर एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, 2 नंबर का सम को हमें दिखा देना है, हमें 2 नंबर के सम को दिखा देना है, ये हम बनाएंगे। तो एक्चुअल में कंसोल वाली स्क्रीन तो कहीं जाकर के यूज होनी नहीं है। कंसोल वाली स्क्रीन जो है, जो कंसोल बेस्ड स्क्रीन है, उसका जो है
फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कुछ नहीं है। कंसोल वाली स्क्रीन पे हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। हमें किस पे प्रोग्रामिंग करनी है? हमें तो वेब वाली स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग करनी है। जो वेब का पार्ट है उस पे प्रोग्रामिंग करना है। लेकिन थोड़ा सा हमें वेरिएबल्स को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल वाली स्क्रीन को हम यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम कंसोल वाली स्क्रीन को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं आता हूं जरा यहाँ पर और देखने की कोशिश के लिए हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड कल मैंने स्टार्ट किया था और हमने कहा था क्या, विजुअल स्टूडियो कोड आप स्टार्ट कर लो। याद होगा कल मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम कराया था, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम में बना के दिखाया था। तो आज 3 जून के बाद हम आगे बढ़ के आगे आ जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आज एक नई फाइल बना लेते हैं और उसी फाइल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा क्या कि हम एक केवल JS की फाइल पे काम कर रहे हैं। हमने कहा क्या, test1, अच्छा test1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने कहा calcex1.js, एक JS की फाइल बनाई। इसके लिए हम HTML पेज नहीं बनाते, केवल और केवल JS की फाइल बनाते हैं। एक सेकेंड, मैंने एक JS की फाइल बनाई। ये फाइल है जिसके अंदर हमें डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को यूज करना है। इस JS की फाइल को अगर आप कहाँ, ये रन पे जाइए, जो टर्मिनल खुला हुआ है, मैं इस टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ दोबारा से मैं टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा न्यू टर्मिनल ओपन कर दिया। ये जो टर्मिनल ओपन हो रहा है, यहाँ पर इस फाइल को रन कराना है। तो आप कैसे रन कराओगे, आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हो, नोड लिख सकते हो। और नोड लिखने के बाद CALEX1 ऐसे लिख करके रन करा सकते हो। क्यों एरर दे दिया भाई, कैनॉट फाइंड, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? CALCEX1 हमने ऐसा लिखा भी, इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये नोड के थ्रू हम रन करा सकते हैं, नोड के थ्रू रन करा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ देखना है, हमें क्या देखना है, यहाँ देखना है कि एक्चुअल में जो हम रन करा रहे हैं उसका हो क्या रहा है, वेरिएबल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कब बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया var, यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल बना रहा है। हमने कहा var और हमने कहा number1 इक्वल्स टू, ध्यान देना, number1 इक्वल्स टू, हमने क्या दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया 5 दे दिया, ये सेमीकोलन लगा दिया। फिर हमने कहा var number2 इक्वल्स टू, हमने क्या दे दिया, 7 दे दिया, यहाँ पर हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा रिजल्ट var, हमने कहा क्या, रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने कहा var रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने कहा क्या, number1 प्लस number2, number1 प्लस number2 हमने लिख दिया। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट को मुझे दिखाना है, तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए, कंसोल स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड है कंसोल डॉट, हम क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने रिजल्ट को पास कर दिया, हमने रिजल्ट को पास कर दिया। तो ऐसा हमने बनाया, ऐसा बनाया। अब ऐसा बनाने के बाद अगर मैं इस कोड को रन कराऊं, तो देखो जरा, इस कोड को रन कराऊंगा तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा। आपको क्या दिख रहा है, आपको 12 दिख रहा है, आपको 12 दिख रहा है। ये दिखना तो ठीक है कि आपको 12 दिख रहा है, ये परफेक्ट है, ये 12 दिख गया। ये हमने ब्राउजर पे नहीं देखा। और देखो ये डमी डेटा, हमने number1 इक्वल टू 5 दिया, तो 5 का डमी डेटा है। कायदे से क्या होना चाहिए, यूजर से इनपुट लेना चाहिए। अब देखो इस समय स्क्रीन क्या है, इस समय स्क्रीन कंसोल है। ये जो स्क्रीन है, ये कौन सी स्क्रीन है, ये कंसोल है। तो ये स्क्रीन अगर कंसोल है तो आपको क्या पता होना चाहिए, कंसोल पे इनपुट आउटपुट क्या था। आउटपुट के लिए तो कंसोल डॉट लॉग हम यूज कर रहे हैं। अगर हमें कंसोल पे इनपुट लेना है तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। एक मेथड होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, जो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, नोड में ही यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में कोई यूज होता नहीं है प्रॉम्प्ट मेथड का। उसके लिए कुछ हमें और लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सेटिंग भी करनी पड़ेगी, तब चलेगा। उसको हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप चाहो तो वो काम कर सकते हो, चाहो तो वो काम कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये हमने पेज बना दिया, ये हमने पेज बनाया, ये हमने दिखाई दिया। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ हम कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इसके एग्जीक्यूशन को दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके एग्जीक्यूशन को दिखाना चाहता हूँ क्या, कि जब आप ये फाइल बना रहे हो और ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, तो आप इसको डिबग कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। एज ए डेवलपर आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ,
देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहली बात तो जावास्क्रिप्ट का कोई कोड कहां से स्टार्ट होता है, कोई फाइल कहां से स्टार्ट होती है, तो ध्यान देना हर एक फाइल जावास्क्रिप्ट की कहां से स्टार्ट होगी, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। जैसे सी पढ़ा है किसी ने, या सी प्लस प्लस या जावा किसी ने पढ़ा है, ऑलमोस्ट सुना होगा ही, देखा होगा। तो कोई बताएगा मुझे सी प्लस प्लस जावा का कोड स्टार्ट कहां से होता है, एंट्री पॉइंट क्या होती है उसकी, कोई बताएगा मुझे? एंट्री पॉइंट कहां से होती है, मेन फंक्शन से होती है। तो कई बार परेशान होते हैं हम लोग कि हमारे पास उधर तो हमने सीखा था मेन से स्टार्ट होना, अब जावास्क्रिप्ट में फाइल कहां से स्टार्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, पहली लाइन से स्टार्ट। यहाँ कोई फंक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, लेकिन इंटरनली आप मान के चलो कि ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है ये किसके अंदर लिखा हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। पूरी फाइल का कोड किसके अंदर लिखा हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। पहले आप मेन को मैनुअली कॉल करते थे, अब मेन में लिखते तो कॉल होता था, अब बगैर मेन लिखे मेन उसको बना देते। डिफरेंस इतना ही है, जहां मेन लिख करके कॉल कहीं ना कहीं से तो एंट्री होगी, तो जिस फाइल को आप रन कराओगे उस फाइल में बाय डिफॉल्ट मेन बना हुआ वो उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो फाइल यहां से स्टार्ट हो रही है, अब यहां से स्टार्ट हो रही है तो कैसे, कौन सा वेरिएबल बन रहा है, क्या वेरिएबल बन रहा है, इसको आप सभी को चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको कुछ डिबगिंग की टेक्निक्स पहले ही दिन सिखा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमें अपने कोड को चेक करना है, देखना है कि जो चीजें चल रही है वो कैसे चल रही है। और जो अभी मैं डिबगिंग सिखाऊंगा, इस डिबगिंग से पे आप रिसर्च करोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, जो मैं नहीं सिखाऊंगा वो भी आप सीख जाओगे, जो मैं नहीं सिखाऊंगा वो भी आप सीख जाओगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से सीखना है। तो मेरा जो मैं कैलकुलेटर पढ़ा रहा हूं इसी में मैं आगे एक टॉपिक छोटा सा करा रहा हूं, क्या, डिबगिंग इन VS कोड, VS कोड की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम डिबगिंग करते हैं तो हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हमें सीखना होता है, कम से कम इतनी चीजें आनी चाहिए। नंबर वन हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए ब्रेक पॉइंट लगाना आना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, ब्रेक पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, ब्रेक पॉइंट आना चाहिए कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है। नंबर 2 हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वॉच विंडो। ये दो चीजों से हम काम कर सकते हैं, बाकी चीजें आगे दिखाई देगी। ब्रेक पॉइंट को आप लिख सकते हो, इट इज यूज टू ब्रेक और स्टॉप योर रनिंग कोड टू ए स्पेसिफिक लाइन, स्पेसिफिक लाइन, और यहां पर ब्रैकेट में लगा दो इन डिबग मोड, in debug mode. It is used to break or stop your running code to a specific line in debug mode. Debug एक मोड होता है जिसमें आप कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, तो जब डिबग मोड में कोड को एग्जीक्यूट कराओगे तभी ये ब्रेक पॉइंट हिट होते हैं, अदरवाइज ब्रेक पॉइंट हिट नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज ब्रेक पॉइंट हिट नहीं होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इन बातों पे चीजें चलेंगी। तो हमने कहा क्या कि जो डिबग मोड है हमारे पास, उस डिबग मोड के अंदर हम काम करेंगे और जब हम काम करेंगे तो हमें ऐसे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो हमने कहा ब्रेक पॉइंट है वॉच विंडो, हमें सीखना है कि ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, वॉच विंडो कैसे लगाते हैं, और इस वॉच विंडो का यूज क्या है, इट इज यूज टू चेक वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एट रन टाइम। ऑलमोस्ट जितने भी विजुअल मींस एडिटर होते हैं सभी के अंदर ब्रेक पॉइंट वॉच विंडो का कॉन्सेप्ट होता है। इसके साथ कुछ और भी विंडोज के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको पढ़ना समझना होता है। अगर आप एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो तब आपके लिए जरूरी है। यही काम हम ब्राउजर पे भी सीखेंगे, यही काम हम कहाँ सीखेंगे, ब्राउजर पे भी सीखेंगे, और हमें उस पे काम करके देखना है। तो मैं यहाँ आता हूँ, देखो ध्यान से ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगाना बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करा रहा हूँ,
तो पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, सारा का सारा जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पहली लाइन से एग्जीक्यूशन देखना चाहता हूं, मैं पहली लाइन से एग्जीक्यूशन देखना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो रेड लाइन आ रहा है ना इस साइड, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, रेड बबल आ गया, रेड बबल को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट कहते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस में ये हिट नहीं होगा, मींस अगर आप नॉर्मली ऐसे रन करा रहे हो, यहां पर दोबारा से ऐसे ही रन करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हिट नहीं होगा। इसको हिट करने के लिए आपको याद होगा कि हमारे पास इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है जिसको हम क्या करें, डिबग, रन एंड डिबग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ रन एंड डिबग पे क्लिक करना है। जैसे रन एंड डिबग पे क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है कि किससे आपको रन और डिबग करना है, तो ठीक है मैं Node.js से करना है, मैंने ये Node.js क्लिक कर दिया और जो फाइल सेलेक्टेड है उस फाइल पे ये कोड लग जाएगा। देखो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। आप देखो जहां ब्रेक लगाया था वहां रुक गया है, कोड दिखाई दे रहा है येलो लाइन के साथ, सभी ध्यान से देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आता है लेफ्ट हैंड साइड की विंडो देखो पूरी की पूरी चेंज हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड की विंडो पूरी की पूरी चेंज हो गई है। अब देखो अपने आप ही अगर दिमाग लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो वेरिएबल्स का एक सेगमेंट दिख रहा है जो अपने आप आया, वेरिएबल के सेगमेंट के अंदर एक लोकल की विंडो दिखाई दे रही है, ये लोकल की विंडो दिखाई दे रही है, और एक ग्लोबल का विंडो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि जितने वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स लोकल है और कुछ वेरिएबल्स क्या है, ग्लोबल है। कुछ वेरिएबल्स आपने बनाए नहीं है लेकिन प्रोग्रामिंग ने ऑलरेडी अपने आप बना दिया जो हमें पता नहीं है। यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, देखो क्या नंबर 1 नंबर 2 बनेगा, देखो ध्यान समझना, नंबर 1 वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी नंबर 1 वाला वेरिएबल नहीं बना है, नंबर 1 वाला वेरिएबल नहीं बना है, ध्यान देना। अब हमारे पास दो सेगमेंट है, ये कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि एक ऑलरेडी वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, अंडरस्कोर dir नेम, डर नेम, डायरेक्टरी नेम। यानी कि आप अगर देखो इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, देखो इस स्क्रीन को देख करके हमें क्या पता चल रहा है, वेरिएबल विंडो से क्या पता चल रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है डर नेम, एक वेरिएबल है जिसका नाम है फाइल नेम। ये क्या करता है, अपने आप ही डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम ले लेता, अपने आप ही डायरेक्टरी नेम फाइल नेम ले लेता। तो कभी किसी टाइम पे जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उस फाइल डायरेक्टरी का नेम पता करना है तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक इनबिल्ट लोकल वेरिएबल अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, dir नेम। अभी मैं पढ़ के भी दिखा दूंगा, अगर आपने ये देख लिया तो ये पढ़ के दिखा दूंगा, ये पढ़ा जाएगा, डर नेम हमने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ लिखा है, मॉड्यूल्स के लिए लिखा है। अब देखो इसमें आओ, देखो क्या नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, अनडिफाइंड, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये अनडिफाइंड है। जब किसी वेरिएबल को आपने डिफाइन ही नहीं किया, अभी वो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो वो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ध्यान से देखो अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये अपने आप ही दिख रहा है, ये सारा कुछ अपने आप दिख रहा है। इस वॉच विंडो का क्या रोल है, देखो ये नीचे वॉच विंडो जो मैंने बताया, इस पे ये प्लस आइकन के साथ आप मैनुअली टाइप कर सकते हो जिसको देखना चाहते हो। मैंने कहा नंबर 1, ये क्या दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो अगर कोई चीज जो उसके अंदर नहीं दिख रही है, आपको उसको देखना है, उसको चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से देख सकते हो। अब इसके बाद यहां पर देखो कितने ऑप्शंस हैं, आपको ध्यान देना किसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है F5 कंटिन्यू, अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहां से आगे का कोड कंटिन्यू हो जाएगा, बीच में कहीं ब्रेक है, ब्रेक नहीं है तो पूरा का पूरा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर देखो शॉर्टकट, ये आगे देखो स्टेप ओवर, पहला ऑप्शन स्टेप ओवर और शॉर्टकट की क्या है, F10 दिखाई दे रहा है। पहले वाले का शॉर्टकट की क्या था, कंटिन्यू करने का F5 था, और दूसरे वाले का स्टेप ओवर है, F10 है। F10 स्टेप ओवर है और ये क्या है, स्टेप इनटू, दो है, एक स्टेप ओवर है, एक स्टेप इनटू है। इन दोनों का क्या रोल है, ये दोनों सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन को फोकस करते हैं। एक लाइन अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहां पर अगर इस लाइन को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो इस लाइन को मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, तो मैं कैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, F10 प्रेस करके या फिर F11 प्रेस करके, या फिर इसको मैं अगर प्रेस करूं तो जैसे देखो F10 मैंने प्रेस किया, एक लाइन आगे बढ़ा, जैसे ये लाइन आगे बढ़ा आपको दिखाई दे रहा नंबर 1 वेरिएबल के अंदर क्या आ गया,
ये देखना समझना इसलिए हमारा जरूरी होता है, ये देखना समझना हमारा इसलिए जरूरी होता है कि जब हम इसको देखते हैं तो हमारा दिमाग चलता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा आना था वो डेटा नहीं आ रहा तो उसको वॉच करके हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिबग करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब आप प्रैक्टिकल में बैठोगे, मीन्स आगे जब आपका लैब होगा, आज अगर हो गया तो हो गया, तो कल तो लैब होगा ही होगा, जब आपका लैब होगा तो इसकी प्रैक्टिस बनानी है कि क्या आपको वॉच विंडो लगाने आ गया, आपको ब्रेक पॉइंट लगाने आ गया, आपको स्टेप रनिंग करना आ गया नहीं आ गया, तो फिर आप काम कर पाओगे, फिर आप बेटर वे में काम कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर 1 ले लिया। अब अगली लाइन देखो, यहाँ पर 2 चीजें थी, एक था क्या हमारे पास F10, एक हमारा F11। अगर मैं F11 प्रेस करता हूं वो भी एक लाइन को आगे ले जाए, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखो, नंबर 1 नंबर 2 5 7 आ गया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपसे कोई पूछे कि जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल है उनको मेमोरी एलोकेशन कब होता है, तो क्या दोगे आंसर? जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेशंस कब होता है? रन टाइम पे होता है, जब कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो, जो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती उसके लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, इसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस। जितने रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये सभी के सभी डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस पे काम करते हैं। तो जैसे सी पढ़ोगे आप और आप सी में जाकर के ब्रेक पॉइंट लगाओगे, आप C++ में जाके ब्रेक पॉइंट लगाओगे, तो आप क्या देखोगे जानते हो क्या देखोगे? आप देखोगे क्या कि सी में जैसे ही कंपाइल करोगे मेन पे आप ब्रेक पॉइंट लगा दो, आपने वेरिएबल ग्लोबल बनाए हुए सारे वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएंगे, उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो सी के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, मींस जो फेज पे आपका लोडिंग होता है उसी समय क्या करता है वो मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर देता है मैक्सिमम वेरिएबल्स के। अगर आप मैलोक एलोक नहीं यूज करोगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के, तो वो पहले ही एलोकेट कर देता है। ये सिस्टम है। लेकिन आप पाइथन पढ़ लो, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, आप PHP पढ़ लो, ये सब के सब किस पे काम करते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस पे काम करते हैं। तो जो वेरिएबल्स को मेमोरी ब्लॉक्स रैम के अंदर जो स्पेस मिलते हैं, जब जो लाइन एग्जीक्यूट होगी उतना ही स्पेस मिलेगा, उससे ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये दिख रहा, 2 वेरिएबल को स्पेस मिल गए। अब अभी तक रिजल्ट हमें दिख रहा है कहीं? रिजल्ट अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिजल्ट को मेमोरी ब्लॉक कब मिलेगा? जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहां से क्या करता हूं, F10 का और F11 का मैं डिफरेंस बता देता हूं। F10 और F11 दोनों के दोनों स्टेप रनिंग के लिए बनाए गए हैं, एक लाइन को वो एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे अभी हमारे पास ये नंबर 1 नंबर 2 एक सिंगल स्टेटमेंट है, अगर मैं F10 करूं या F11 करूं बात एक ही है। लेकिन मान लो रिजल्ट में आप किसी फंक्शन को कॉल करते, तो फंक्शन को कॉल करते हैं आप, तो फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन कहीं और बना होता है, उसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ होता है। अगर यहां पर फंक्शन होता है और आप F10 कॉल करते, स्टेप ओवर कॉल करते, तो पूरा का पूरा फंक्शन एक ही बार में एग्जीक्यूट होकर के आपको फाइनल रिजल्ट दे देता। उस फंक्शन के अंदर आप नहीं जाते। तो स्टेप ओवर मतलब पूरे फंक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना, और स्टेप इनटू मतलब अगर फंक्शन आया तो उस फंक्शन में वो जंप कर जाएगा और उस फंक्शन को भी स्टेप बाय स्टेप वो रन कराएगा। तो स्टेप इनटू करते हैं तो उस फंक्शंस के इंटरनल में चला जाता है, इंटरनली चला जाता है। अब देखो यहां तक हम आ गए और यहां पर हमने क्या किया, F10 किया, ये आ गया F10 का। आपको पहले ही दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप लोकल देखने में, यहां पर लोकल देखने में आपको दिक्कत है 12, तो यहां पर क्या करो, वॉच विंडो में आप क्या टाइप कर सकते हो, रिजल्ट ये 12 दिखाई दे रहा है। अब आपने रिजल्ट देख लिया, पहले से आपको पता है रिजल्ट यही आना, अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो भी क्या होना, हमारा रिजल्ट यही आना है। दिखाई दे रहा है आपको 12 यहां पर आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात है आपको, यहाँ पर 12 आ गए। ये चीज हमने कब दिखाया, ये हमने कहाँ दिखाया, ये दिखाया आपको डिबगिंग विंडो। यहाँ पर अगर आप डिबग करना चाहते हो तो ये तरीका है डिबग करने का। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तरीका है डिबग करने का। इसको डिबग आपको अभी तो हमने यहाँ कर दिया, इसको डिबग हमें कहाँ करना है, ब्राउजर पे। इसको डिबग हमें कहाँ करना है, ब्राउजर पे करना। तो ब्राउजर पे कैसे डिबग करेंगे, ब्राउजर पे कैसे इसको यूज करेंगे, तो ये हमें समझने का पॉइंट है, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो मेरा कहना क्या होगा कि आपको बार बार इस स्क्रीन पे नहीं काम करना, बार बार आपको किस पे काम करना है, ब्राउजर वाली स्क्रीन पे काम करना है। ये जो मैं डिबगिंग सिखा रहा हूँ ये डिबगिंग नोड में ज्यादा काम करेगी,
जब हम Node.js पढ़ेंगे या जब Node.js पे काम करेंगे तो सर्वर साइड डिबगिंग में यही यूज होगा। सर्वर साइड डिबगिंग में ब्राउजर यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। सर्वर साइड डिबगिंग में ब्राउजर नहीं यूज होता है, सर्वर साइड डिबगिंग में नोड यूज होता है, ठीक है। क्लाइंट साइड में नोड नहीं यूज होता, कुछ और होता है। तो जो मैंने अभी कराया ये कराया, इस फाइल को मैंने डायरेक्ट नोड के थ्रू रन कराया। इसी फाइल को मैं डायरेक्ट किस पे रन करा सकता हूं, ब्राउजर पे भी रन करा सकता हूं। तो ब्राउजर पे रन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ब्राउजर HTML पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करता हूं, देखो जरा ध्यान से। अभी जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया, ये खत्म हो गया, मैं यहां आता हूं और दोबारा से मैं क्या करता हूं, एक और फाइल बना देता हूं। मैंने कहा क्या, इस प्लस के साथ एक फाइल बना देता हूं, calcex.html। HTML फाइल बनाया तो HTML में चला गया। किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन है क्या, मैं जरा चेक कर लूं। मैंग सिंह ने आंसर दिया हुआ है, ऑनलाइन क्वेश्चन अभी किसी का नहीं है, तो मैं आगे चल रहा हूं। मैंने एक जगह करके दिखाया, सेम प्रॉब्लम को मैं वहां दिखाऊंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। देखो कैलकुलेटर बनाना बहुत इजी है और मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है कि आपको मैं कैलकुलेटर बनाना सिखा दूं, ध्यान समझना। कैलकुलेटर एक जरिया है आपके कॉन्सेप्ट्स को सीखने का। मुझे लगता है कैलकुलेटर सारे बच्चे समझ सकते हैं। 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम आसान होता है, सभी के सभी समझ सकते हैं। हमें वो 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम नहीं समझना है, हमें 2 नंबर के सम करने के प्रोग्राम से इन्वायरमेंट कैसे रन करता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इस पॉइंट को फोकस करना है। तो 2 नंबर का सम ही बना करके रह जाओगे, ठीक है। तो जो मैंने आज के लेक्चर्स में आपको डिबगिंग बताया, इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगले दिन गायब हो जाएगा। फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ध्यान से इसको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं 99% जो बच्चे बैठे ना डिबगिंग नहीं करते। कौन कौन इससे बैठा हुआ डिबगिंग करता है, बताओ मुझे। एक भी स्टूडेंट बताओ जो अगर प्रैक्टिकली करता हो तो मुझे हाँ बताएं। ऑनलाइन कोई करता है डिबगिंग? एक भी स्टूडेंट जो करता हो, किसी लैंग्वेज में किया हो तो बताओ मुझे। और मैं आपको बता दूं, बगैर डिबगिंग किए आप डेवलपर नहीं बनो। मैंग ने किया हुआ, बगैर डिबगिंग किए वहां पर आपके टीचर आपको नहीं सिखाएंगे, और जो कलीग हैं जो आपके साथ हैं वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। फंसे रहो। तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, खुद एरर्स हटाने हैं। एज ए डेवलपर जब आप जाओगे तो एरर्स हटाने, तो डिबगिंग तो आनी चाहिए। और हर जगह की मींस पढ़ने से पहले ज्यादा जरूरी क्या है, डिबग करना। वो लोग भी सक्सेस होते हैं जो इधर उधर से जोड़ करके कोड को रन करा देते। आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड से, सीनियर से बात करो, वो क्या करते हैं, बहुत सारे कोड्स कहाँ से उठाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो से उठाएंगे, ये उठाएंगे, इधर उधर से उठा करके कोड को पेस्ट किया और कोड को रन करा दी। ये करना भी इतना आसान नहीं है। मींस कहते हैं ना, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, आपको क्या लगता है कि आप भी कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बना दोगे? नहीं बना पाओगे। क्या कॉपी पेस्ट करना है, उसको कहाँ जोड़ना है, ये तो आना चाहिए ना कम से कम। तो ये आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या, अभी के लेक्चर में मैंने बताया, एक फाइल बनाई हमने, फाइल को, उस फाइल को डिबग करके दिखा दिया। इस फाइल को डिबग करना इजी था। इसमें कितने लाइन ऑफ कोड है? 4 लाइन ऑफ कोड है। इसमें क्या डिबगिंग सीखना। लेकिन जब आपको डिबगिंग आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, जेएस की फाइल दिखा देता हूँ मैं कुछ, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। एसी आवाज कर रहे हैं। मैं आपको कुछ फाइल्स दिखाता हूं जिसको आपको डिबग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पर बगैर डिबगिंग लगाए हमें हमारा काम नहीं चलेगा, वहां पर बगैर डिबगिंग लगाए हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो ये जेएस की फाइल है, अकाउंट कंट्रोलर। अच्छा नहीं, ये तो सीएस है। register.js उठाता हूं, ये मैंने फाइल उठा ली। जेएस की फाइल दिख रही है आपको ये, ठीक है। आप लाइन ऑफ कोड अगर आप गौर करो, देखने स्टार्ट करो। प्योर जेएस लिखी हुई है ये, जेएस और कुछ कोड जेक्वेरी का होगा। कितने लाइन का कोड है? करीब करीब 6000 लाइन का कोड तो है ही जो हमने लिखा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये टूर क्लेम का प्रोसेस है। आवाज आ रही लास्ट रो तक मेरी? टूर क्लेम का प्रोसेस है।
अब जब हम इस पे काम करते हैं और जब इस पे कोड करते हैं तो हमें ब्रेक पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। अब ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए ये हम विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो का तरीका अलग है, जावास्क्रिप्ट के कोड को डिबग करने का तरीका अलग है। तो मैं वो तरीका बता रहा हूं, बगैर उस तरीके के आप प्रोग्राम में एरर आई पता ही नहीं चलेगा किस फंक्शन में एरर आई आपको। अगर आपको तरीका नहीं पता है ना, तो एक जगह एरर आएगी और उसको सॉल्व करने के लिए बोल देंगे तो आपके 1 महीने लग सकते हैं, खूब आराम से 1 महीने लग सकते हैं, उतने में छुट्टी हो जाएगी आपकी कि तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना, आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना है कि मैं जाकर के अगर मैं किसी के साथ बैठूंगा, टीम लीडर के साथ बैठूंगा, तो मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर पाऊंगा, ये देखते हुए आपको काम करना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जरूरत पड़ती है इन डिबगिंग के। बगैर इसके अगर आप देखोगे इसके अंदर मेरे ख्याल से डिबगर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है शायद, ये दिख रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर डिबगर लिखा हुआ है हमने, ठीक है। डिबगर क्या करता है, जो ब्रेक पॉइंट मैं लगा रहा हूं ना, डिबगर जहां लिख दूंगा, जावास्क्रिप्ट का कोड जब डिबग मोड में रहेगा तो ब्रेक कर जाता है, अपने आप ही ब्रेक कर जाता है। तो ये ऐसे तरीके सीखने, बहुत जगह ऐसे ये हमारे बने हुए होंगे जहां पर हम देख सकते हैं डिबगर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं और देखते हैं हम जरा हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने 4 लाइन का कोड बताया, इसको मैं कैलसी एग्जाम्पल्स पे मैंने सिखाया था, कुछ बॉयलर प्लेट कोड है। अभी तक मैंने HTML का बेसिक सिंटेक्स नहीं बताया ऑफिशियली, मैं बता दूंगा तो मैं मान लूंगा कि आपको आता है। फिर भी मैं थोड़ा मान के चलता हूँ कि HTML सबने जो वेब डिजाइनिंग पढ़ने आता है ना, वेब पेज तो देखा होता है, और HTML में टैग समझता है कि HTML कोई टैग होता है, बॉडी कोई टैग होता है, हेड कोई टैग होता है। लेकिन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है। अब यहाँ आ गया और मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, मैंने बॉडी के अंदर क्या लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब देखो कैलकुलेटर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, और मैं चाहता हूं कि जो कैलसी ex1.js इसको कनेक्ट करना चाहता हूं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने कल भी बताया था, बॉडी के नीचे जाओ और यहां पर क्या ऐड करो, स्क्रिप्ट टैग ऐड करो, और सोर्स के अंदर जाकर के आपको क्या करना है, डॉट/ लगाना है, और यहां से वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी फाइल है, कैलसी ex.js। तो ये सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गई, और सेलेक्ट होने के बाद देखो ध्यान दो, सेलेक्ट हो गई है, और सेलेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट हो गई ये फाइल, और इसको रन कराओ, किसके थ्रू, गो लाइव के थ्रू रन कराओ। ये रन हो गया। अब देखो जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। कैलकुलेटर एग्जांपल ये दिख रहा है, पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें देखना है कि जो हमने कंसोल पे काम किया वो दिख रहा नहीं दिख रहा। तो अब ये टर्मिनल, ये कंसोल वो कंसोल नहीं है जो अभी अभी नोड वाला कंसोल था, ये कंसोल ब्राउजर का कंसोल है। यहां भी आप देख सकते हो कैसे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ, या F12 करके आप जा सकते हो, और इसके अंदर देखो एज ए डेवलपर, जानते हो क्या होता है एज ए डेवलपर, ध्यान दो, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको मैं बताऊं, ये जो ब्राउजर के विंडो है ना, इस विंडो को स्टडी करना स्टार्ट करो। और इसमें मैं कहूंगा ये कौन सा एज ओपन हो गया ना, मैं चाहता हूं ये हम किस पे काम करें, फायरफॉक्स पे काम करें। किस पे काम करेंगे हम, फायरफॉक्स पे। मैं सेम यूआरएल फायरफॉक्स पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। हम किस पे काम करेंगे, कम से कम एक ब्राउजर के सारे पैनल आप देख लो, अलग अलग ब्राउजर में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सब में ऑलमोस्ट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन किसी एक को टारगेट करके चलो आप। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब इस पे भी आप वैसे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चले जाओ। इंस्पेक्ट किया, ये दिखाई दे रहा है क्या आप सभी को, अभी दिख रहा है। अब देखो कायदे से इसके अंदर की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर आपको डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चाहिए तो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये HTML का पार्ट नहीं है, ये CSS का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। हम कहते हैं हमारी ट्रेनिंग लाइव, या फिर हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है जिस ट्रेनिंग से आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे काम करना है वो सीखोगे तो आप काम कर सकते हो। नहीं तो अभी तक मैं सारे वो वेरिएबल्स और वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम तो मैंने खत्म करा दिया होता, लेकिन उस प्रोग्राम पे मैंने कहा कि वो प्रोग्राम में कोई जोर नहीं है। वो प्रोग्राम एक सिंपल एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल को देख करके आपको
कुछ कर सकते हो, लेकिन सीखना यहाँ से जरूरी है। एक और चीज, जो अच्छा डेवलपर होता है वो हमेशा ही, कोई आप प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले किसको, इस कंसोल को देखोगे, और यहाँ पर ये जो रेड लाइन, जो एरर्स वगैरह रेड जो दिख रहा है ना, एरर दिखा रहा है, सारे एरर कंसोल में दिख जाते हैं। मैंने कंसोल पे क्लिक कर दिया, एक देखो कंसोल पे आप देखो 12 लिखा हुआ आ रहा है, वो कोड रन कर गया, 12 लिखा हुआ आ रहा है, ये कोड रन कर गया। मुझे क्या करना है, ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ भी डिबगिंग करनी है, यहाँ भी वॉच विंडो देखना है, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट देखना है मुझे। कैसे कर सकते, ध्यान से देखो, और किसी भी पेज को डिबग कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ऐसा नहीं कि आप यही फेसबुक, जीमेल, रेडिट, किसी को डिबग कर सकते हो, किसी को भी डिबग कर सकते हो, ध्यान से समझने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने अपने जीएस को कहाँ रखा हुआ ढूंढना पड़ेगा, फिर डिबग कर सकते हो। लेकिन डिबगिंग कर सकते हो आप, किसी वेबसाइट्स को जाकर के डिबग कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें आप उसको डिबगिंग को, क्योंकि क्लाइंट साइड पे है तो क्लाइंट साइड पे कोई भी डिबगिंग कर सकता है, हमारी वेबसाइट भी कोई डिबग कर सकता है जो करना चाहे। तो हमने कंसोल में देखा, कंसोल में 12 आ रहा है, लेकिन अब ये कंसोल में 12 आ रहा है, अब इसके साथ देखो यहाँ पर एलिमेंट का टैग है, एलिमेंट में जो आपका पेज है ना, उस पेज के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। यहां पर कंसोल में मैंने कहा, कंसोल में जो एग्जीक्यूशन हुआ ये दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये क्या है, सोर्स पे आ गए। जब सोर्स पे आओगे तो जो पेज आपने एग्जीक्यूट किया है उस पेज से एसोसिएटेड जितनी फाइल है, जो हम कहते हैं ना सर्वर से क्लाइंट पे आ जाता है, तो यहां पर जो फाइल दिख रही है यही फाइल सर्वर से क्लाइंट पे आई हुई है। तो आप देखो क्या दो ही फाइल कनेक्टेड थी, calc example.html और calc example1.js, यही तो दो फाइल थी। देखो दोनों फाइल आ गई, अब दोनों फाइल आ गई। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया, जेएस की पूरी फाइल आ गई, नहीं आ गई। अब मुझे इसको डिबग करना है, मैं फिर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर क्लिक कर दिया, तो इस बार ये जो क्लिक है ये भी ब्रेक पॉइंट है। ये कैसे हिट होगा, देखना ध्यान से, ये क्लिक कर दिया, ब्रेक पॉइंट है। अब ये हिट कैसे, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं पेज को, गौर करना। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहां आ गया, दिखाई दे रहा है आपको रनिंग मोड। तो ये ब्राउजर की डिबगिंग ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू वो वाली जो डिबगिंग मैंने किया था। तो ये देखो, ये ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये जैसे ये ब्रेक पॉइंट आ गया, यहाँ पर नंबर 1 हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज, अब ये ब्रेक पॉइंट लगाते साथ ही देखो, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करो और देखने की कोशिश करते हैं। ये सभी को दिखाई दे रहा है, वॉच दिख रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ भी देखो क्या आपको स्कोप ग्लोबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर लोकल भी कहीं दिख रहा होगा, ABCD वॉच वॉच देखा हमने, और यहाँ पर ग्लोबल देखा। चलो ग्लोबल देख लो, ग्लोबल के अंदर देखो पता नहीं कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही है। देखो जिसको पढ़ने का मन करेगा बहुत कुछ सीख सकता है, ये बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि पता नहीं कितनी सारी चीजें जो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम आ गई तो आप देख करके समझ सकते हैं ये डेटा कहां से मिलेगा, किस वेरिएबल के अंदर क्या चल रहा है, ये सब वॉच विंडो ब्रेक पॉइंट दिखा देते हैं। देखो ग्लोबल के अंदर, वहां पर ग्लोबल के अंदर 2-3 चीजें दिख रही थी। यहाँ देखो अलर्ट फंक्शन दिख रहा है, ATOB फंक्शन दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, BTOA दिख रहा है, ये पता नहीं कितने सारे, इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, ये सब के सब बाय डिफॉल्ट आए हुए हैं। तो अभी हम सब पे फोकस नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हमें कैसे, ये नंबर 1 है, हमें चेक करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो वॉच विंडो है ना, इसको ओपन कर लो, यहां भी वॉच विंडो है, इस प्लस पे क्लिक करो, और प्लस पे क्लिक करके हमने क्या किया, नंबर 1 एंटर कर, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब इसको आगे रन कराना है, इसको आगे रन कराना है, तो इसके भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। ये F8 से क्या होता है, ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा, हमें आगे रन कराना है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है, देखो यहां से दिख जाएंगे आपको, F8 है कंटिन्यू करने के लिए, स्टेप ओवर है F10 स्टेप ओवर है, और F11 क्या है, फंक्शंस कॉल, नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए है। तो वही है, F10 और F11 की यूज हो रही है। तो मैं यहां पर क्या करूं, जैसे ही मैं F10 प्रेस करता हूं, देखो अगली लाइन पे जा रहा, नहीं जा रहा, चला है अगली लाइन पे चला है। तो ये नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नंबर 1 दिख रहा है। आप पैरेलली कंसोल देख सकते हो, अभी तक कंसोल में कुछ आया नहीं, कब आएगा कंसोल में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्क्रीन के साथ, और ये बैठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
कब कौन सी स्क्रीन, जैसे मैं सोर्स से मैं कभी कंसोल पे कभी एलिमेंट पे चला जा रहा हूं तो आपके दिमाग से हट सकता है कोड। तो आपको जब ये प्रैक्टिस बनाओगे, जब इस पे काम करना सीखोगे तो आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, फिर आप काम कर पाओगे। तो मैंने कहा नंबर 1 नंबर 2 हमने दिया, फिर हम आ जाते, हमने कहा यहां पर जैसे ये नंबर 2 एग्जीक्यूट कर देते, एग्जीक्यूट के आगे आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आगे आगे देखो जरा कहीं कोई वेरिएबल कैल्सी में वेर नंबर 1 दिख रहा है, ग्लोबल के अंदर स्कोप में दिख रहा है, नहीं दिखेगा ग्लोबल के अंदर। कॉलेज टेक, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स को देखना है, या फिर एक और तरीका देखो, माउस लेकर के जाओ इसके ऊपर, 7 दिख रहा है इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे तरीके जो यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो दिखाई देगा, ये ऐसे कर लो, ठीक है। अब आपसे मान लो इंटरव्यूअर क्या कहता है, कंसोल क्या है बताओ, मुझे नहीं पता कंसोल के अंदर क्या क्या है। मैंने क्या किया, इस कंसोल को कॉपी किया और यहाँ वॉच विंडो में आया मैं, और वॉच विंडो में इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने कंसोल पेस्ट कर दिया, कंसोल एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है देखो सब दिखेगा। कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहे हैं ना, देखो कहीं लॉग मेथड है नहीं है इसके अंदर, ये लॉग मेथड। तो स्टडी क्या करना होता है, स्टडी करना होता है जो फंक्शंस है, जो उसके वेरिएबल्स है, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, स्टडी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आप तेज जाओगे, नहीं स्टडी करोगे तो रह जाओगे वैसे के वैसे। तो हमने कहा क्या, इधर की स्क्रीन ओपन करनी है और डेली प्रैक्टिस में ही ओपन करनी है, और ये जो कंसोल है, इस कंसोल में एक भी रेड लाइन नहीं दिखनी चाहिए, इस कंसोल में एक भी रेड लाइन नहीं दिखनी चाहिए। हम अपने डेवलपर को भी गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी रेड लाइन छोड़ ही देते हैं वो लोग, ठीक है। तो रेड लाइन नहीं दिखनी चाहिए, रेड लाइन आ रहा है तो ठीक नहीं है, रेड लाइन हटाओ आप, जितने रेड आ रहे हैं, जितने बग्स आ रहे हैं वो हटाओ आप। अब ये हमने किया, यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, कंसोल कर दिया, सोर्स लगा दिया, तो ये यहाँ आया। अब देखो इसके साथ अगली लाइन पे F10 करता हूँ, अगली लाइन पे आ गए, कंसोल डॉट रिजल्ट करेंगे। अभी तक कंसोल देखो ब्लैंक है, अब कंसोल डॉट रिजल्ट, रिजल्ट में क्या चल रहा है, आप माउस लेकर के जाओ देख सकते हो, 12 चल रहा दिखाई दे रहा है। कुछ अपने विंडो में देखोगे तो कुछ और स्पेशल फीचर्स, अगर आप गूगल क्रोम या फिर कुछ और यूज करो तो उसमें कुछ फीचर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो ऐसी चीजें होती है, लेकिन हर जगह कंसोल होगा। ये जो नेटवर्क का टैब है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं एपीआई कराऊंगा, एपीआई इसलिए नहीं समझ में आता लोगों को कि एपीआई जैसे आप कॉल करोगे वैसे एरर आ जाएगी, और बच्चे को एरर हैंडल करना ही नहीं आता। उससे लगता है कि सब कुछ सही रहेगा, तो सब कुछ सही लिखा तो चल गया, एक भी लाइन कहीं भी कोई मिस्टेक वो चला नहीं, वो एरर में ही फंस जाता है, एपीआई छोड़ देता है। तो उसको डिबग करने के लिए पूरा का पूरा ये नेटवर्क टाइप का सिस्टम दिया गया है कि नेटवर्क पे कैसे कैसे कौन सी फाइल कब कॉल हुई, कौन सा डेटा कब कॉल हुआ, डेटा कॉल हुआ तो कोई एरर आई नहीं आई, क्लाइंट पे एरर आई, सर्वर पे एरर आई, ये सारा कुछ आप क्या समझोगे, नेटवर्क टाइप से समझोगे। ये जब मैं आपको एपीआई कॉलिंग सिखाऊंगा उसी समय सिखाऊंगा, उससे पहले नहीं सिखा रहा हूं। अभी हमें 3 विंडो पे कंसंट्रेट करना है। एक सोर्स वाला जो है, सोर्स के अंदर कोई भी फाइल, जितनी फाइल्स आएंगी वो सारी की सारी फाइल सोर्स विंडो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, काम कर सकते हो। फिर हमने कहा क्या, कंसोल डॉट लॉग, ये लाइन जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये लाइन जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंसोल में जाके देखो ये 12 आ गया, नहीं आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावे अगर आप जावा स्क्रिप्ट पे कहीं और डायरेक्ट कुछ टेस्ट करना है, आप तुरंत फाइल नहीं ओपन करनी है, आप कभी भी जावा स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हो आप, और डायरेक्ट बगैर किसी एडिटर वगैरह के काम करना चाहते हो, तो कोई विंडो गूगल वाले स्क्रीन ओपन कर लो, यहाँ पर आओ, लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे हमने क्या लिख दिया, यहाँ कंसोल लिख दिया, कंसोल ऑब्जेक्ट है, प्रिंट कर देंगे, देखो कंसोल के अंदर क्या क्या चल रहा है ये सब दिखा। आप कोई वेरिएबल, मीन्स ये पूरा V8 इंजन के साथ चल रहा है, जो ब्राउजर इसको देख रहा है। आपने कहा क्या, आपने कहा x इक्वल्स टू 23 और एंटर कर दिया, तो x की वैल्यू 23 हो गई। x एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर 23 आ गया। मैंने कहा y इक्वल्स टू 7, y के अंदर 7 आ गया, ठीक है। मैंने कहा z इक्वल्स टू x प्लस y, तो आप अगर जल्दी प्रोग्राम करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो, z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, ये क्या लिखते हैं मैंने, चलो ठीक है, z इक्वल्स टू x प्लस y, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 14 आ गया, ठीक है। आप कभी भी किसी वैल्यू को देखना चाहो, x को देखना चाहो, डायरेक्ट इंटर हिट कर दो। ये इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग है, जैसे फास्ट आपको काम करना है, कोई चीज चेक करना है, तो आप यहाँ पर कंसोल में चेक कर सकते हो, कंसोल में चेक कर सकते हो। पैरेलली चेकिंग के सारे सिस्टम है जिन सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दो, डिबगिंग के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है क्या, पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हम लोग
ब्रेक पॉइंट समझते नहीं समझते? ब्रेक पॉइंट एक से ज्यादा, अभी एक और तरीका है ब्रेक पॉइंट का। जैसे हमने ये लगा दिया, ये हमारा चल रहा है, जैसे इसको क्लोज करेंगे पूरा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब आपको मैंने डिबगिंग सिखाया, तो कैसे सिखाया? आप राइट क्लिक कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, और इंस्पेक्ट करने के बाद सोर्स पे जा रहे हो और सोर्स पे जाकर के ब्रेक पॉइंट लगा रहे हो। तो कई बार ये ब्रेक पॉइंट जो है आप लगाते हो तब चल रहा है। आपने क्या किया इस बार फाइल में, देखो हमने ये ब्रेक पॉइंट हटा दिया, मैंने इसको बंद कर दिया और मैं अपनी फाइल में जाता हूं। देखो ध्यान दो, ये कैल्सी है, यहां पर इस पॉइंट पे मैंने क्या लिख दिया? डिबगर लिख दिया। ध्यान देना, ये ब्राउजर का कोड है, ठीक है। डिबगर लिख दिया, सेमीकोलन दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, डिबगर लिख दिया। और मैं क्या कर रहा हूं, डिबगर लिखने के बाद मैं इस फिर से इस कोड को रन करा रहा हूं। जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करा दिया मैंने। मुझे HTML वाली फाइल को रन कराना था। मैं ऑनलाइन पूछ लो जरा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार फीडबैक दे देना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर मैं आगे चलता हूं ऑफलाइन। यस सर, क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस बनानी है, आज आप घर जाना तो इसकी आप प्रैक्टिस बना लेना एक बार, और जो दिक्कतें आएगी वो दिक्कत कल के लेक्चर्स में आप सभी काम चेक करेंगे। फिलहाल कोई एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करना है आपको, फिलहाल कोई एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करना है, जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। और ब्राउजर के लिए कोई एक्सटेंशन है भी नहीं, ठीक है। आप ये वेब पेज है, इसको भी डिबग कर सकते हो। राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ। ये भी वेब पेज है ना, आप इसका कंसोल देख सकते हो, क्या क्या रहा, देखो इसके ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिखा है। समझ आ रही बात? तो आप किसी पेज में देखो, ऐसे ही आपके पेजेस में दिखाई देंगे, ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, स्टेटस क्या क्या चल रहा है, किस में क्या चल रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट में चल रहा है। आप पेज को देख सकते हो, पेज पे काम कर सकते हो। 2 एरर्स दिख रहे हैं, लेकिन 2 एरर्स होंगे वो नॉर्मल एरर्स होंगे। कोई 2 फाइल है लोड नहीं, फेबिकॉन आइकन नहीं लोड हो रहा, कोई बात नहीं। तो इनका ये है, इनमें सोर्स देख सकते हो, देखो इतनी सारी फाइल्स आई हुई। समझ आ रही बात? किसी फाइल के अंदर देखो, न्यू सोर्स के अंदर आ गए, और कंटेनर हुक्स मुझे लग रहा है रिएक्ट पे काम किया हुआ इन्होंने, कंपोनेंट्स के अंदर आ गए, नेविगेशन प्लेयर के अंदर आ गए, और इसके अंदर आ गए देखो सारे TSX। किसमें कोड लिखा हुआ है? ये JSX होता है जावास्क्रिप्ट वाले, TSX होता है टाइप स्क्रिप्ट वाले। रिएक्ट में पूरा का पूरा बना हुआ है। जो फ्रंट दिख रहा है ना आपको, ये रिएक्ट में बना हुआ है, ये ऐसे पता चल रहा है ये रिएक्ट में बना हुआ है। तो एग्जांपल देखो, रिएक्ट में और क्या यूज किया इन्होंने, टाइप स्क्रिप्ट यूज किया है। जावास्क्रिप्ट के प्लेस पे क्या यूज किया है, टाइप स्क्रिप्ट यूज किया है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप टाइप स्क्रिप्ट सीखने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अपने आप भी सीख सकते हो, पढ़ भी सकते हो अलग से। कह रहे हैं क्लिक करते साथ ही येलो लाइन ऑटोमेटिक आएगी। देखते हैं कौन सी येलो लाइन की बात कर रहे हैं, मैं देखता हूं जरा। हमने कहा कि ये हमारे पास कैलकुलेटर एग्जांपल है, मैंने रेफरेंस किया, अभी ये रुका नहीं। देखो अगर आप या तो इंस्पेक्ट करो या फिर F12 की होती है, जिससे डेवलपर मोड ओपन हो जाता है। यहां डिबगर दिख रहा है आपको, आपने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया, लेकिन डिबगर पे वो अपने आप ही रुक जाएगा। देखो रिफ्रेश करके देखो, डिबगर पे रुक गया ना। तो डिबगर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट जैसे ध्यान नहीं रहता कि ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाया, तो कोड करते वक्त हम कई जगह डिबगर लगा देते हैं, जो डिबगर के पॉइंट से एक से ज्यादा लगा सकते हैं। एक जगह लगा दिया, फिर यहाँ से रन कराओगे तो दूसरा डिबगर आएगा, तो वहां पर वो जाकर के रुक जाएगा, तीसरा डिबगर आएगा वहां जाकर के रुक जाएगा। तो बहुत सारे डिबगर्स को हम लगा करके क्या करते हैं, कोड को यूज करते हैं, डिबगिंग मोड में लगाते हैं। फिर हमारे लिए क्या है, ब्रेक पॉइंट है, वॉच विंडो है, जिनको आप यूज करो और काम कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? चलिए ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको वॉच विंडो और ब्रेक पॉइंट तो समझ में आ गया। किसी को भी कोई डाउट है, इसको समझने में डाउट है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसको समझने में डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। अब मेरे लिए क्या चैलेंज है, मेरे लिए चैलेंज क्या है कि हम जो है, देखो होता क्या है कि प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स अगर क्लियर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट के कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा दूं, फिर हम आगे बढ़े और फिर हम काम करें तो ज्यादा मजा आएगा काम करने में। जैसे मैं बताऊं क्या कि
हमने ये डेटा टाइप्स बताया, इनके नाम बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। कल से मैं ये पूछ सकता हूँ कुछ भी, इसमें से कुछ भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कल के लेक्चर से नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है पूछ सकता हूँ। अब इस पे काम करेंगे हम, डेटा टाइप करेंगे। सॉरी, चलिए ठीक है, देखते हैं, ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा 5 मिनट्स और देख लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। ये हमने दे दिया। हमें कुछ पॉइंट्स जो पढ़ने हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो क्लियर होने चाहिए, वो क्या क्लियर होने चाहिए मैंने बताया था पहले ही। डेटा टाइप थोड़ा मैंने बता दिया, कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ में आएगा। साथ के साथ हमें क्या करना है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, वो क्या क्लियर होना चाहिए, फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल, फंक्शंस क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, बहुत सारी चीजें समझ पाओगे। और कल के लेक्चर में फंक्शंस के साथ मैं आपको ना आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, और प्रोग्रामिंग कैसे करना है आपको मैं सिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, बिजनेस लॉजिक लेयर क्या होती है, और डेटा एक्सेस लेयर क्या होती है। ये 3 लेयर्स का क्या रोल है। अगर आप लेयर आर्किटेक्चर पे पढ़ोगे तो आज से आगे जाने के बाद अगर आपको एमवीसी पे स्विच करना है, किसी पे भी स्विच करना है, तो बेटर समझ में आएगा। तो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन सबको पढ़ने के साथ साथ हमें क्या समझना है, हमें फंक्शंस बनाने हैं, फंक्शंस को पढ़ना है। और जो कैलकुलेटर का हम प्रोग्राम बनाएंगे उसको कोशिश करेंगे 2 लेयर आर्किटेक्चर पे बनाए। जैसे 1 लेयर आर्किटेक्चर होता है, 2 लेयर आर्किटेक्चर होता है, 3 लेयर होता है, n लेयर आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको 2 लेयर आर्किटेक्चर पे काम करा दूं, और 2 लेयर आर्किटेक्चर पे काम करके हम इस चीज को बेटर ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा कहना क्या है कि आप लोग ऐसा करो कि थोड़ा सा अपने आप, जैसे आप पढ़ोगे तो जैसे मैं बताऊं कुछ चीजें आपको पढ़ना है, अपने आप कोशिश करने, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जब आपके पास टाइम रहे तो आप ये W3 स्कूल ये ओपन कर लो, और इसके अंदर आपको शुरू में क्या करना है, HTML। और HTML के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह एलिमेंट्स जो दिए ना, HTML जो एलिमेंट्स दिए हैं, इन एलिमेंट्स को एक बार पढ़ लो। मैं बताऊंगा, एक बार पढ़ लो। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो मान के चल रहा हूँ कि इनको आता है। ये एलिमेंट्स पढ़ लो। मैं शायद कल वाले में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीक तक हम लोग एलिमेंट्स वगैरह पढ़ लेंगे और कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि केवल और केवल कैलकुलेटर के प्रोग्राम के लिए मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स के डेटा को रीड करके जावास्क्रिप्ट तक पहुंचाना है। बगैर डेटा पहुंचे हम लोग 2 नंबर को सम नहीं कर पाएंगे। अभी हमने क्या किया, 5 7 को सम किया था, 5 अपने आप दिया था और 7 अपने आप दिया था। लेकिन जो हमने वेब पेज बनाया उस पेज में 5 कहां लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, 7 कहां लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। अब 5 7 जो लिखा है उसको मुझे जावास्क्रिप्ट में रीड करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक चैलेंज है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आए, बहुत कुछ सीख जाओगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के काम करने लगोगे। तो 1 से 2 दिन और लगेंगे, फिर आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो आज हम इतने पे ही क्लोज करते हैं। वैसे भी इलेक्शन का रिजल्ट आना है, ठीक है। तभी आज इतना पढ़ा दिया, आप लोग इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और कल एक लैब के लिए आप प्रिपेयर होकर के आएंगे। कल अपने लैपटॉप्स लेकर के आएंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लैपटॉप लेकर के रहें और प्रैक्टिस करेंगे जो बताया जाएगा उसके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करें जो बताया जाएगा उसके लिए। तो आज थोड़ा मैं पहले छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो पूछ सकता है।